दोस्तों, दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है, ईश्वर का एक ऐसा उपहार होता है कि कहते हैं जिसको खून के रिश्ते में ईश्वर बाँधना भूल जाता है, उसको दोस्त के रूप में पिरो कर दे देता है। यानी एक माला जो होती है उसमें मोतियों को पिरो-पिरो करके जैसे एक माला बनाई जाती है, वैसे ही रिश्तों को पिरो के एक दोस्ती बनाई जाती है। अगर कोई दोस्ती बहुत गहरी है तो उसको तोड़ने का सिर्फ़ एक छोटा-सा मूल मंत्र है, जर, जोरू और ज़मीन। दोस्तों, या तो उसमें पैसा डाल दिया जाए, या तो कोई लड़की डाल दिया जाए, या तो ज़मीन का मामला डाल दिया जाए। निश्चित तौर पर वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलेगा नहीं, वो रिश्ता टूट जाएगा। ऐसी एक घटना है जिसे मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक घटना है अलीगढ़ की। दोस्तों, अलीगढ़ में प्रमोद और सुबोध नाम के जो मित्र रहते थे, दोनों बचपन से प्राइमरी से लेकर इंटर तक, इंटर से लेके फिर ग्रेजुएशन तक अपनी परीक्षाएँ पास की। दोस्त सगे भाई तो नहीं थे, लेकिन सगे भाइयों से ज़्यादा स्नेह, ज़्यादा प्यार था। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि प्रमोद अपने उस सुबोध को ऐसे चक्रव्यूह में फँसा देता है कि उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए सुबोध को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा होती है, तब जाके कहीं सुबोध बचता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना है अलीगढ़ की। ये घटना सुनाने से पहले मैं अपने YouTube चैनल पर हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पूर्व में हमने बताया कि सुबोध और प्रमोद दो दोस्त रहा करते थे। जब वो नौकरी करने चले गए तो दोनों साथ-साथ में नौकरी करते थे। पढ़ाई-लिखाई करने के बाद दोनों में बहुत अच्छा रिलेशन था, चल रहा था। लेकिन इसी बीच सुबोध जो था, उसके कंपनी में एक लड़की आती है। नेहा नाम की जो लड़की होती है, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत होती है। सुबोध भी जो होता है, उसकी ऑलरेडी पहले से शादी हो गई होती है और वो अपने परिवार में दाम्पत्य जीवन में अच्छी तरीके से जी रहा है। इसी बीच जब नेहा नाम की जो लड़की उसकी लाइफ में एंट्री करती है, तो लाइफ कुछ अलग तरीके से चेंजिंग मोड़ ले लेती है। कहने का तात्पर्य, एक दिन ऐसा आता है कि सुबोध जब अपनी कंपनी में जाता है काम करने के लिए, तो नेहा भी आती है। सिलसिला ये होता है कि जो नेहा टिफ़िन लेके आती है घर से नाश्ते का, खाने का, उसको सुबोध खाता है, और जो सुबोध अपने घर से उसकी जो बीवी बना के देती है, उसको नेहा खाती है। ये सिलसिला डे बाय डे, दिनों पे दिन चलता जाता है। एक दिन प्रमोद बोलता है सुबोध से कि भाई, वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, जो तुम्हारी दोस्त है, उससे मेरी मुलाकात करवा दो। लेकिन वो कहता है नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं ओनली उसका दोस्त हूँ। इसी बीच जो सुबोध होता है, उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। घर से फ़ोन जाता है तो वो अपने बीवी को घर के लिए ट्रेन पकड़ा देता है, उसकी बीवी घर चली जाती है। अब सुबोध और प्रमोद दोनों एक ही रूम में रहते थे। इस बीच सुबोध जो होता है, अपने किसी काम से सब्जी लेने या कुछ और काम से मार्केट चला जाता है। तभी जो नेहा होती है, सुबोध के घर पर आती है। उस समय मौके पर प्रमोद रूम पर होता है। जब रूम पर प्रमोद नेहा को देखता है तो पूरी तरीके से बिल्कुल हवस की आग में पागल हो जाता है। पहले तो जब बेल बजाई जाती है तो बोलते हैं कि आइए। जब आते हैं, नेहा रूम के अंतर्गत एंट्री करती है, तो प्रमोद करता है कि पहले उसको चाय पिलाता है और फिर उसके बाद दरवाज़ा लॉक करके ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगता है। जब नेहा इस चीज़ का विरोध करने लगती है तो उसके साथ ज़बरदस्ती उसका बलात्कार करता है। जब नेहा ये कहती है कि मैं जाके ये तुम्हारी जो कुकृत्य है, अभी सुबोध को और पुलिस वालों को बताऊँगी, तो उसी दरमियान प्रमोद कुछ भारी हथियार से उसके सर पर वार करता है, जिससे कि वह वहीं गिर कर तड़पने लगती है। जब तड़पने लगती है तो प्रमोद ये जान जाता है कि निश्चित तौर पर यह बच जाएगी, और जब बच जाएगी तो पूरी दुनिया के सामने मेरे जो कृत्य हैं, जो मेरे कार्य हैं, बता देगी। तो तकिए का सहारा लेकर उसके सर पर उसके सीने पे चढ़ के उसका गला दबा देता है, जिससे उसकी सांसें थम जाती हैं।
ये चीज़ सुबोध को बिल्कुल पता नहीं थी। सुबोध अपना मार्केट से सामान वामान लेके आ रहा था। इस बीच प्रमोद करता है कि अपना धीरे से डोर को क्लोज करता है और निकल जाता है। जब सुबोध घर के अंदर एंट्री करता है, लाइट बुझी रहती है। लाइट को ऑन करता है, देखता है तो बिल्कुल अवाक हो जाता है कि अरे ये क्या। इसी बीच प्रमोद करता है कि फ़ोन को उठाता है और पुलिस को फ़ोन करता है कि एक महिला है जिसकी की अचानक मृत्यु हो गई है, रूम नंबर इतना फलाफल। जब तक सुबोध उस लड़कियों को लेकर कहीं जा पाता तब तक पुलिस दरवाजे पर आ जाती है और सुबोध को गिरफ्तार कर लेती है। और जब सुबोध को गिरफ्तार कर लेती है तो सुबोध को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया जाता है। जब जेल भेज दिया जाता है तो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आती है तो उसमें ये दर्शाया जाता है कि उस लड़की का पहले रेप किया गया है, उसके बाद तब जाके उसका मर्डर किया गया। और जब लड़की का मर्डर के जुर्म में सुबोध जेल चला जाता है तो कुछ दिन बीतने के बाद तारीख चलती है, मुकदमा चलता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब उसको जज साहब फांसी की सज़ा सुना देते हैं। और जब फांसी की सज़ा सुबोध सुनता है तो बिलख बिलख कर रोने लगता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उसको सज़ा दी जा रही थी वो कार्य उसने किया ही नहीं। वो मान लिया कि भारत का देश का जो कानून है वो अंधा है। अभी तक तो हमने पढ़ा था, लेकिन सचमुच में ये कानून यहाँ का अंधा है। बहुत अर्जी डाला, बहुत सफाई करने की कोशिश की सुबोध, लेकिन उसकी फांसी की सज़ा टली नहीं। मात्र 3 दिन रह गए थे फांसी की सज़ा देने के लिए। तभी जेलर साहब आते हैं, उससे पूछते हैं बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो बोलता है सर अब मेरी आखिरी इच्छा का क्या मतलब, जब मुझे बेगुनाह फांसी की सज़ा दे ही दी गई है तब मैं अब मुझे फांसी के फंदे पर लटक जाना है। तब जेलर साहब के बार बार प्रयास करने के बाद सुबोध बोलता है कि मैं फांसी से मरने से पहले, फंदे पर चढ़ने से पहले अपनी बीवी के साथ एक रात बिताना चाहता, क्योंकि ये किसी नियम में नहीं है। जेलर साहब जब यह बात सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, मैं निश्चित तौर पर तुम्हारी इस बात को आगे रखूंगा। जेलर साहब उस लड़की को बुलाया जाता है। जब वो औरत आती है तो जेलर साहब क्या करते हैं, एक वॉइस रिकॉर्डर जो होता है उस लड़के के केबिन में लगा देते हैं। उसके बाद उसको बताया जाता है सुबोध की तुम्हारी पत्नी आ गई है। जब वो आती है तो जाती है, सुबोध की जो पत्नी होती है, दोनों एक रूम में बंद होते हैं। अब उसकी पत्नी जब कहती है कि आखिर तुम्हारी ज़िंदगी इतनी अच्छी तरीके से बीत रही, जब तुम उससे प्यार करते थे तो तुमने उसका मर्डर क्यों किया। तब सुबोध कहता है मैंने उसका मर्डर नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, मैं तो सिर्फ उसका एक दोस्त था, अच्छा दोस्त था, मैंने उसका खून नहीं किया। अब तुम्हारे कंधों पर 2 जिम्मेदारी है, मेरे जो दोनों लड़के हैं उनको किसी भी तरीके से मेहनत करके, मजदूरी करके तुमको पढ़ाना है। जब इतनी बात जज साहब सुनते हैं तो सन्न हो जाते हैं। वो लड़का बताता है कि ये जो सज़ा मुझे मिली है इसका मैं बेगुनाह हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये सारा कराया प्रमोद का है, जो कि मेरा दोस्त था। वो नेहा पर बुरी नज़र रखता था। जब फपक कर रोने लगता है, अपनी पत्नी को गले लगाकर रोने लगता है सुबोध, उसकी पत्नी भी रोने लगती है। धीरे-धीरे पूरी रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। उसकी पत्नी को बैरक वाले लेके जाते हैं कि चलिए अब आपका समय खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही पत्नी कुछ दूर पर जाती है तो फिर दौड़ कर आती है, अपने पति सुबोध का पाँव पकड़कर ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगती है। सुबोध भी रोने लगता है। आखिर क्यों ना रोए, क्योंकि जिस जुर्म की सज़ा उसे दी जा रही थी वो जुर्म उसने किया ही नहीं। अब जज साहब को ये बात पता लग गई, पूरे स्टाफ को ये पता लग गई कि नहीं, एक जुर्म, जिस जुर्म की सज़ा इसको दी जा रही है, ये जुर्म इसने किया नहीं, प्रमोद ने किया है। दोस्तों उसी बीच जज साहब उसकी फांसी को 2 दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, रोक देते हैं। और उसी दरमियान सख्त से सख्त आदेश दिया जाता है कि प्रमोद जहाँ कहीं पर हो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उसी बीच उसकी लोकेशन के अनुसार, मोबाइल की लोकेशन जो होती है उससे उसको गिरफ्तार किया जाता है प्रमोद को।
जब प्रमोद गिरफ्तार होता है, रिमांड पर लिया जाता है, तो प्रमोद पूरी सच्चाई बताता है कि हाँ, हमने ऐसा काम किया है। उसके बाद जज साहब प्रमोद की सुबोध की फांसी को कैंसिल किया जाता है। जब इतनी बात सुबोध के घर वाले सुनते हैं तो खुशी से झूमने लगते हैं, क्योंकि कानून का जो न्याय था वो सही ढंग का अब जाके हुआ। अब प्रमोद को धारा 376, धारा मर्डर 302 के अंतर्गत जेल भेज दिया गया है। आगे की जो कार्रवाई होगी उसको निश्चित तौर पर किया जाएगा। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि जो मित्र होता है वो कब शत्रु बन जाए इसका कोई गारंटी नहीं। मेरी कहानी का मकसद आपको बताना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, आपको जगाना है। दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।